अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स चैप्टर का 3.2 टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन्स के 3 कानून है मोशन के बारे में और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे फर्स्ट पर आपके पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम नंबर वाइज इन तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसमें कहते हैं अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है will remain at rest, अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है will remain at rest, तो वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। और दूसरा पॉइंट इसमें कहते हैं अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है will remain in motion, तो वो किस में रहेगी? हमेशा मोशन में रहेगी। शर्त बीच में क्या है? until, तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। लेट सपोज आपके पास एक टेबल है, लेट सपोज हम एक टेबल ले लेते हैं और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। लेट सपोज एक बुक पड़ी हुई है, ये फिजिक्स की बुक है लेट सपोज, तो ये कब तक इसके ऊपर रेस्ट पे रहेगी? तो ये आप अगर नोट करें तो ये किस हालत में? ये रेस्ट पे है। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लेट सपोज एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो ये बुक हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक रेस्ट पर रहेगी? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, जब तक इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये हमेशा कहां पर रहेगी? यहीं पर रहेगी। क्लियर हो गया? अगर आप नोट करें, एक बुक आप एक जगह पर छोड़ जाते हैं, अगले दिन आएंगे वो वहीं पर पड़ी रहेगी। क्यों वहीं पर पड़ी रहेगी? क्योंकि उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर किसी ने नहीं लगाई, इसीलिए किस पर है? रेस्ट पर है। तो फर्स्ट कानून तो हमें समझ आता है इसका। सेकंड पॉइंट में इसको बोलते हैं अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है तो विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन, तो वो हमेशा मोशन में रहती है। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एक फुटबॉल की मिसाल ले लेते हैं। एक फुटबॉल है और एक फुटबॉल को आपने या बॉल को किक किया। जब आप किक करते हैं तो थोड़ी देर बाद जाके वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। मतलब हमने तो बोला कि वो किस में है? शुरू में मोशन में, लेकिन बाद में वो किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। अब यहां पर ये सेकंड कानून नहीं बैठ रहा। न्यूटन ने तो ये बोला कि अगर एक बॉल को आप किक करेंगे एक मोशन में, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा किस में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसकी एग्जांपल ले लें, या इसी तरह पेंडुलम की अगर हम एग्जांपल ले लें, पेंडुलम की, पेंडुलम आपने देखा होगा पुरानी घड़ियों के बीच में ऐसा लगा होता था। आप अगर इसको यहाँ पर डिस्टर्ब करें तो इसकी मोशन यहाँ पर आती है और फिर यहाँ पर जाती है, लेकिन करते करते थोड़ी देर बाद जाके क्या होता है? अपनी जगह पर रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने तो ये पढ़ा कि न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन ये बोलता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है, फुटबॉल को अगर आप किक करें तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहिए। इसी तरह पेंडुलम को अगर आप अपनी जगह से डिस्टर्ब करेंगे, एक पत्थर ले लो, उसको एक रस्सी से बांधो, उसको यहाँ पर लाएं, तो यहाँ पर जो मोशन कर रहा है, तो ये कह रहे थे कि ये हमेशा मोशन में ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट बीच हम स्किप कर देते हैं, वो क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्सेज ना लगाएं, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है? इसके ऊपर लग रही है ग्रेविटी फोर्स। अगर हम ये ग्रेविटी को खत्म कर दें, क्लियर हो गया? इसी तरह एयर रेजिस्टेंस को भी खत्म कर दें, एयर रेजिस्टेंस को भी हम खत्म कर दें, तो जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस अगर ये हम खत्म कर देंगे तो ये बॉल हमेशा कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा। ये रेस्ट पर क्यों आ जाता है? क्योंकि बॉल को जमीन अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचे, जिसकी वजह से इसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस भी इसको क्या कर रहा है? रोक रहा होता है। अगर ये हम फोर्सेस खत्म कर दें तो बॉल हमेशा कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा। सिमिलरली इस पेंडुलम के केस में भी क्या है? इस पेंडुलम को जमीन की तरफ खींचा जा रहा है, किसके जरिए? ग्रेविटी के जरिए। अगर ये हम खत्म कर दें, इसी तरह एयर रेजिस्टेंस को भी हम खत्म कर दें, तो आपके पास ये पेंडुलम हमेशा किस में रहेगा? कंटिन्यू मोशन में रहेगा। डैम्पिंग बीच में नहीं होगी। डैम्पिंग हम आगे पढ़ेंगे 10 क्लास में। क्लियर हो गया? तो न्यूटन के 2 पॉइंट्स हैं और पहले पॉइंट में आपको बोलते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। क्लियर? और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। शर्त बीच में क्या है? कि हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज अगर ना अप्लाई करें। अब स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल इक्वेशन भी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल इक्वेशन है ही नहीं। अब मैं बताता हूं कि कैसे है। देखिए, मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से डिराइव करेंगे। हमने बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, अगर एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, जिस भी स्टेट में, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाते, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? जीरो। पहली बात तो ये आ गई कि एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं जीरो। एक्सटर्नल फोर्स अगर आप जीरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसके बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। यहां पर एक चीज याद रखें, यहां पर जो मोशन वाला मैंने लिखा तो ये यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। ये यूनिफॉर्म मोशन, या तो एक बॉडी रेस्ट में होगी या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर एक चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या उसमें चेंज इन वेलोसिटी आता है? चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो के बराबर है। चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आपके पास बॉडीज कंटिन्यूअस मोशन में होती है, मतलब या तो रेस्ट में होंगी और या तो यूनिफॉर्म मोशन में होंगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जिसमें एक बॉडी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाती। क्लियर हो गया? यहां पर मैं एरो डाल देता हूं क्योंकि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर एक बॉडी में नहीं होती, क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? नहीं होता।
तो एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यह आपके पास इसकी इक्वेशंस की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। क्लियर हो गया, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसकी अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स नोट करें तो एग्जांपल्स आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स है। सबसे पहले तो अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अगर एक बुक टेबल पर पड़ी है तो वो रेस्ट में है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो हमेशा ये क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड शुरू से मैंने यहीं पर लगाया, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर नहीं लगाई, तो ये कहां पर है, यहीं पर है। ये कब मोशन करेगा, जब इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, मोशन करेगा। क्लियर हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के लगाने की वजह से क्या होगा, ये यहां से मूव करेगा। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तो ये यहीं पर रहेगा, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। मोशन की बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म कर दें, एक बॉडी अगर कंटिन्यू मोशन में है, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल को आपने किक मारा तो वो कंटिन्यू मोशन में है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाता है, तो न्यूटन के मुताबिक अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म कर दें, एक्सटर्नल फोर्सेस हम खत्म कर दें, ये वाली फोर्सेस हम खत्म कर दें, तो बॉडी हमेशा किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी, कंटिन्यू मोशन में रहेगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ पहले ही लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगी। मतलब ये कि वो अपनी बॉडी को चेंज नहीं लाना चाहती, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिख ली है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो स्टेटमेंट है उसमें कहते हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, अगर एक बॉडी है और उसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाती है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स के, ये एक्सेलरेशन आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, आपके पास ये जो मास है इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसकी डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। इसमें लेट सपोज आपके पास है एक मास, आपके पास एक मास यहां पर लेट सपोज पड़ा हुआ है, ये आपके पास है एक मास और ये पड़ा हुआ है एक टेबल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो लेट सपोज आप इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स, तो हम यहां पर इसके ऊपर लगा रहे हैं लेट सपोज फोर्स लगा रहे हैं। तो आप जब भी एक बॉडी के ऊपर, एक मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर तो ये फोर्स ज्यादा है इससे तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब आप खुद सोचें कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अगर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा उसके ऊपर मैं यहां से धक्का दे रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ वापस आएगा, नहीं, बल्कि ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को मूव करेगा। मतलब ये एक्सेलरेशन इसमें उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हो गया। ये हमारे पास सारी की सारी गेम है, इसी को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहां पर बोलते हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सही है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स की। मतलब ये हो गया कि जितना आपके पास फोर्स ज्यादा होगी, जितनी मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा उतनी एक्सेलरेशन इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सिंपल जैसी बात है। अगर मैं इसको कम फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब ये एक्सेलरेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जितना आपके पास मास ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना बड़ा मास है तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, कम होगी, ज्यादा, कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर मेरे पास इतना मास है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब इनवर्स रिलेशन। अब इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ये बोला कि ये आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। पहले तो आप इस चीज को समझ लें कि डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है। यहां पर मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपके पास इस तरह, लेट सपोज मैं लिख लेता हूं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा टाइप आप लिखते हैं या क्रॉस टाइप आप लिखते हैं। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब ये है कि एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, ज्यादा। एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज भी जब ज्यादा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेट सपोज आपके फादर की सैलरी है 50,000। क्लियर हो गया। आपके फादर बोलते हैं कि अगर मेरी 50,000 सैलरी है तो मैं आपको उसमें से 1,000 दूंगा। क्लियर। आपके फादर की सैलरी है 50,000, उसमें से आपको 1,000 पॉकेट मनी मिलती है। नेक्स्ट
मंथ इस तरह होता है कि आपके अबू की सैलरी डबल हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख हो जाती है, 50-50 मतलब डबल हो जाती है, तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, आपको अभी पॉकेट मनी कितनी मिलेगी 2000। मतलब ये हुआ कि आपके फादर की सैलरी, जब अबू की सैलरी ज्यादा हुई तो बेटे की भी सैलरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर हो गया। एक चीज के ज्यादा होने से जब दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका एक और आपके पास होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास इसका जो सिंबल आपके पास आता है इस तरह आता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको इनवर्स में ले गया। तो एक चीज के ज्यादा होने से जब दूसरी चीज कम हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यहां पर आपको दोनों प्रोपोर्शन को यूज करना है। पहले आपको बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इसको मान लेते हैं ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पॉइंट में आपको बोलते हैं एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर ऐसा कर देंगे मास के। क्लियर हो गया। आपके पास पहले पॉइंट में आपको कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन तब ज्यादा होगी जब फोर्स ज्यादा, फोर्स के ज्यादा होने से एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट में बोलते हैं कि अगर आपके पास मास ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। क्लियर। मतलब एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज कम हो रही है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हम बोलेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आप देखें यहां तक दोनों की इक्वेशंस क्या है, सेम। ए इज प्रोपोर्शनल, ए इज प्रोपोर्शनल, तो मैं इस तरह लिख लेता हूं ए इज प्रोपोर्शनल। पहले आपके पास एफ लिखे तो मैंने एफ लिख लिया और फिर क्या लिखा हुआ है 1 ओवर एम। क्लियर है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखें तो f को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f डिवाइड बाय m आ गया। अब यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम यहां से हटाएंगे। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी जगह पर आप क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट इक्वल टू आ गया और यहां पर आपके पास लग जाएगा एक कांस्टेंट। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहां पर आपके पास f बाई m अपनी जगह पर आ गया। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास बराबर है किसके, ये कांस्टेंट आपके पास बराबर है k के और ये k बराबर है किसके, 1 के। तो यहां पर मैं 1 अगर लिख लूं तो आप देखें आपके पास क्या आता है, 1 लिख लिया f बाई m, तो आपके पास वही चीज आ गई। तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू f बाई m। और आखिर में अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहां से अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, f को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और m को a को m से, तो आपके पास जो फाइनली इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ जाती है, f को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया f इक्वल टू, और a को m से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया m a। ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई जिसको हम बोलते हैं f इज इक्वल टू m a। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आपके पास आई, आपके पास क्या फाइनल इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके पास है f इज इक्वल टू m a। स्टूडेंट्स क्लियर है। ये आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपके पास सारी डेरिवेशन आती है। इसका अगर आपसे कोई यूनिट पूछ लेता है इसका यूनिट क्या आपके पास, तो यूनिट भी इसका स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने का मैं आसान आपको तरीका बताता हूं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपसे कोई पूछता है कि इसका यूनिट बताएं, तो आपके पास ये है फोर्स इक्वल टू मास आपके पास मल्टीप्लाई और आपके पास है एक्सेलरेशन। ये आपके पास है एक्सेलरेशन। अब आप खुद सोचिए, फोर्स है तो मास का आपके पास यूनिट क्या है, मास का आपके पास यूनिट होता है केजी। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स का जो यूनिट बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप ये नोट करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एक और नाम देते हैं न्यूटन का, 1 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो फोर्स का आपके पास यूनिट क्या है, फोर्स का आपके पास यूनिट है न्यूटन। ये न्यूटन ने अपने ही, आइजैक न्यूटन ने अपने ही नाम पर इसका यूनिट रखा है। क्लियर है। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और इसका सिंबल आपके पास है n। और 1 न्यूटन आपके पास किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन आपके पास बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कि जब एक बॉडी का मास 1 kg हो और उसके ऊपर आप कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको डेली लाइफ में एग्जांपल्स बताऊं तो आप नोट करें कि एक छोटी सी कार और एक ट्रक, इन दोनों का जब आपस में एक्सीडेंट होगा तो ज्यादा नुकसान कौन देगा, ट्रक ज्यादा नुकसान देता है किसको, गाड़ी को। क्यों? क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, छोटी गाड़ी के ऊपर। क्लियर है। तो ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखी है, हाईलाइटेड की हुई, आप इसको देखिए। इसमें बोलते हैं
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन बताता है कि हर एक अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि बराबर होता है एक मिकदार में लेकिन उल्टी सिमत में होता है। क्लियर हो गया? मतलब यह हुआ कि अगर एक चीज के ऊपर आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, मिकदार उसकी सेम होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, पहले इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक बॉल लेता हूं और मैं दीवार के ऊपर फेंकता हूं, तो मैंने क्या किया, एक्शन किया। रिएक्शन में क्या होता है, वो दीवार उस पर रिएक्शन करती है और वो बॉल दोबारा मेरे पास फेंकती है। इसी तरह अगर मैं एक बॉल जमीन पर फेंकता हूं तो बॉल दोबारा मेरे पास आता है। इसी तरह गन की अगर हम एग्जांपल ले लें, रिकॉइलिंग ऑफ गन, अगर आप गन देखें तो गन से जब हम फायरिंग करते हैं तो फायरिंग से क्या होता है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और गन का जो रिएक्शन होता है रिकॉइलिंग वो पीछे की तरफ आता है। ये आपके पास क्या है, एक्शन। एक्शन आपने क्या किया कि बुलेट को वो ट्रिगर जैसे आप दबाते हैं तो हैमर उसके ऊपर लगता है और बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये क्या एक्शन है। रिएक्शन में क्या होता है, बुलेट आपको जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसी तरह से आप अगर नोट करें तो बैलून की अगर हम एग्जांपल ले लें तो बैलून को भी हम यहां पर नोट कर सकते हैं। अगर एक बैलून है, लेट्स सपोज इस तरह, आप इसको अगर यहां से ओपन कर लेते हैं तो इसकी जो हवा है वो नीचे की तरफ निकलेगी। ये इसका क्या है, एक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, ये बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यह इसका क्या है, रिएक्शन है। क्लियर हो गया? इसी तरह से मिसाइल्स वगैरह जो होते हैं, रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, तो रॉकेट्स वगैरह भी क्या होते हैं, अगर आप नोट करें तो रॉकेट्स या मिसाइल जितने भी हैं, एयर स्पेसेस वगैरह या एयरप्लेन्स वगैरह देख लें तो वो नीचे की तरफ प्रेशर डालते हैं और रिएक्शन में क्या है, ऊपर की तरफ जाता है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला केस आ रहा है। सिमिलरली आप अगर देखें तो हम जब वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, अगर हम जब वॉकिंग करें तो हम जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, ये एक्शन है। रिएक्शन में जमीन हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स है डेली लाइफ में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर देखना चाहें तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट है बी। क्लियर हो गया? अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएगा तो इसको हम बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ए फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर तो इसको हम बोलते हैं एफ ए बी। क्लियर हो गया? तो आपके पास एफ ए बी फोर्स लग रही है, ये हमेशा बराबर होगी किसके ऊपर, अब रिएक्शन में क्या होगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि क्या होगी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? और इस फोर्स को हम नाम देंगे एफ बी ए। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि एफ ए बी बराबर है किसके, एफ बी ए के, लेकिन यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको क्या शो करता है, नेगेटिव साइन आपको क्या शो करता है, नेगेटिव साइन आपको शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। लाजमी नहीं कि आप ये लिखें, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, वट एवर आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये आपके पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर?